हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम लूसेंट। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की सारी टॉपिक जो है फिनिश हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905 में हुआ। और बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में कब आया? अक्टूबर 16, ठीक है। ये डेट पूछा जाता है, तो ये याद रखना है, अक्टूबर 16, 1905 थ्रू अ रॉयल प्रोक्लामेशन, ठीक है। एक रॉयल प्रोक्लामेशन के थ्रू पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। और क्या किया गया? रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल इन साइज बाय क्रिएटिंग अ न्यू प्रोविंस ईस्ट बंगाल। तो जो ओल्ड बंगाल था उसको क्या किया गया? रिड्यूस किया गया उसके साइज को, और किया गया नया प्रोविंस ईस्ट बंगाल, ठीक है। विच लेटर ऑन बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, और बाद में यही ईस्ट पाकिस्तान बना, जो कि अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल हुआ करता था, फिर उसमें क्या हुआ कि उसके एरिया को रिड्यूस किया गया और वो बना ईस्ट बंगाल, और बाद में वो बना ईस्ट पाकिस्तान, और अब क्या है? बांग्लादेश है। तो इसलिए जब हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, जब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली कि वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, ये है तो ईस्ट में, मैप में अगर देखें तो ये है किस साइड? ईस्ट की साइड है, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? तो पहले जो बंगाल था, ठीक है, पूरा जो एरिया हुआ करता था बंगाल का, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। तो पहले जो पूरा एरिया हुआ करता था बंगाल का, ठीक है, देन यहाँ पे क्या किया गया? डिवीज़न किया गया। जब यहाँ पे डिवीज़न किया गया तो इस साइड को कहा गया वेस्ट बंगाल और इस साइड को कहा गया ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? सिर्फ वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ईस्ट बंगाल क्या बन जाता है उस टाइम पे? ईस्ट पाकिस्तान बनता है और बाद में बांग्लादेश। तो इसीलिए जो है वेस्ट बंगाल कहा जाता है, ठीक है। देन the government explained that it was done to stimulate growth of underdeveloped eastern region। तो जो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या कहा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडर डेवलप्ड है ईस्टर्न रीजन, जो है अच्छे से डेवलप नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि डिवाइड एंड रूल किया जा सके, ठीक है। और जो मोस्ट एडवांस रीजन था कंट्री का उस टाइम पे, ठीक है, तो जो बंगाल था क्या था? मोस्ट एडवांस रीजन हुआ करता था। जो आज हम बॉम्बे देखते हैं, दिल्ली देखते हैं या बेंगलोर देखते हैं, उस टाइम नहीं हुआ करता था इतना एडवांस जितना बंगाल हुआ करता था। तो मेन रीज़न क्या था बंगाल को डिवाइड करने का? तो जो मेन रीज़न था पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे, वो था कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे बंगाली इंटेलिजेंसिया में। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उनका इन्फ्लुएंस को वो क्या करना चाहते थे? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट था, ठीक है। और वो चाहते थे कि एक तरीके से कम्युनल गल्फ, मतलब कम्युनिटी में क्या हो? गैप स्टार्ट हो, ठीक है, गैप हो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो उनके लिए और आसान रहेगा, ठीक है, डिवाइड एंड रूल करना। और इस टाइम पे अगर देखें तो इंडियन नेशनल काउंसिल ने यूनैनिमसली कंडेम किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो आईएनसी ने भी यूनैनिमसली क्या किया था? कंडेम किया था, मना किया था। प्रोटेस्ट काफ़ी सारा हुआ था कि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चाहिए, ठीक है। देन द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है। तो इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ही हमें देखने के लिए मिला कि बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है, विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन। तो क्यों किया गया था? ताकि वो जो है अपोज कर रहे थे कि ये जो आपने डिसाइड किया है कि बंगाल को डिवाइड करो, ये सही नहीं है। और उसी के लिए क्या किया गया? एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। देन जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट के प्रोटेस्ट के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को मेजर बूस्ट मिला, ठीक है। तो ये हमने देखने के लिए मिला कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल क्या हो चुका था? अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। देन आईएनसी ने क्या किया? टुक अप स्वदेशी कॉल, ठीक है, इन बनारस सेशन। तो स्वदेशी कॉल किस सेशन में लिया गया था? तो बनारस सेशन में लिया गया था, ये याद रखना है, स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर कैलकाटा रहेगा, कुछ और रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्वदेशी कॉल कहाँ लिया गया था? बनारस में लिया गया था, ठीक है।
1905 में। देन इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो जीके गोखले में, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको प्रिसाइड किया था एंड सपोर्ट किया था कि ठीक है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है बंगाल में होना चाहिए। ठीक है। देन जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे जिसको कि स्पेयर हेडेड बाय ट्रायोज मीन्स लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष वॉज हाउएवर इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाहते थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या देखने के लिए मिल रहा था कि ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही है। ठीक है। तो ये चाहते थे कि ये रेस्ट ऑफ इंडिया में भी होना चाहिए और इसको कैरी करना चाहते थे बियॉन्ड द प्रोग्राम ऑफ जस्ट स्वदेशी। ठीक है, कि सिर्फ स्वदेशी तक ही लिमिट नहीं रहो बल्कि बॉयकॉट होना चाहिए गुड्स का। ठीक है, फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल होना चाहिए। तो वो इस मूवमेंट को और आगे ले जाना चाहते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे हमारे मिलिटेंट नेशनलिज्म थे, स्पेशली लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जी। ठीक है। और यहाँ पे क्या पास किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड कर रहे थे। स्वदेशी कॉल लिया गया था बनारस सेशन में 1905 में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, याद रखना है इन सारे फैक्ट्स को। ठीक है, अब मूव करते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अच्छा, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको 1905 जो पार्टीशन का डेट है ये आपको याद है। ठीक है, अभी जस्ट कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। देन ऑन August 7, 1905 अ रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड वर अडॉप्टेड। देन ये रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था कि ब्रिटिश गुड को जो है क्या किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। तो ये किया गया था अगस्त 7, 1905 को एट ए मीटिंग ऑफ INC हेल्ड इन कैलकाटा। अब यहाँ पे फिर से दोबारा मीटिंग कहाँ हुआ, कैलकाटा में। जो स्वदेशी का कॉल लिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो प्रिसाइड किया था वो हुआ था बनारस में। देन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बॉयकॉट का रेजोल्यूशन लिया गया और फिर ये स्टार्ट हुआ एक प्योरली इकोनॉमिक मेजर की तरह। ठीक है, ताकि जो है डेवलपमेंट हो सके इंडियन इंडस्ट्री भी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। देन क्या किया गया, बोन फायर ऑफ फॉरेन गुड्स वॉज लॉन्च्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन ऑल मेजर सिटीज़। तो एक तरीके से फॉरेन गुड्स को जलाया गया और तिलक ने क्या किया, उन्होंने टुक ओवर द मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन पुणे एंड मुंबई। तो मूवमेंट जो है तिलक जी ने क्या किया, पुणे और मुंबई तक भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तक लेके गए। देन नेक्स्ट देखते हैं अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय, इन्होंने स्वदेशी मैसेज को स्प्रेड किया पंजाब में और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। देन सैयद हैदर रजा, इन्होंने सेटअप किया एजेंडा दिल्ली में। देन रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान एंड हरिद्वार, यहाँ पे भी विटनेस किया गया एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन स्वदेशी मूवमेंट में। देन चिदम्बरम पिल्लई, इनका नाम नहीं भूलना है, इन्होंने भी इस मूवमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी तक लेके गए और विच वॉज ऑल्सो गैल्वनाइज्ड बाय बिपिन चंद्र पाल्स एक्सटेंसिव लेक्चर टूर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ क्या क्या चीज़ हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोन फायर स्टार्ट हुआ। देन तिलक जी की वजह से ये मूवमेंट पुणे और मुंबई में देखने के लिए मिला। अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय की वजह से ये मूवमेंट हमें जो है कहाँ तक देखने के लिए मिला, पंजाब तक। ठीक है। देन सैयद हैदर रजा, ये इन्होंने एजेंडा सेटअप किया दिल्ली के लिए। रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, इन सारे जगह में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन स्वदेशी मूवमेंट में देखने के लिए मिला। और चिदम्बरम पिल्लई ने क्या किया, टुक द मूवमेंट टू मद्रास प्रेसिडेंसी। तो चिदम्बरम पिल्लई इस मूवमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी तक भी लेकर के गए। ठीक है, ये बात याद रखना है। देन बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया कि उन्होंने भी जो है वो काफ़ी जगहों में गए और उनके स्पीचेस से लोग इंस्पायर हुए और उनके स्पीचेस से लोगों को भी एक नई एनर्जी मिली। तो याद रखना है कि बिपिन चंद्र पाल्स एक्सटेंसिव लेक्चर टूर। देन नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में 1906 में। तो इन दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेटअप बाय नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। तो ये आपको दो लाइन तो बिल्कुल याद रखना है। 1906 में दिसंबर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप किया गया नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। ठीक है, कहाँ पे, ढाका में। और लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, याद रखना है कि लीग ने क्या अपोज किया था, नहीं, लीग ने सपोर्ट किया था। ये सपोर्ट ही करेंगे ना, क्योंकि इनको तो खुशी मिल रही है कि ठीक है डिवाइड हो रहा है। और
इन्होंने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, अपोज किया था स्वदेशी मूवमेंट को। ये बात भी याद रखना है कि अगर आता है कि मुस्लिम लीग ने स्वदेशी मूवमेंट को जो है अपोज किया था तो बिल्कुल सही है। और इन्होंने डिमांड किया था स्पेशल सेफगार्ड ऑफ इट्स कम्युनिटी एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और इन्होंने क्या डिमांड किया था? स्पेशल सेफगार्ड अपने कम्युनिटी के लिए और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। और इसकी वजह से जो है कम्युनल डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में, दिसंबर 1906 में ये बना। और आते ही जो है इन्होंने क्या किया कि ठीक है पार्टीशन हो रहा है, अच्छा ही है, इनको लगा कि चलो हमें एक एरिया मिल जाएगा, तो सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उन्होंने अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, और डिमांड किया स्पेशल सेफगार्ड अपने कम्युनिटी के लिए और सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जो कि 1909 में इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में। देन देखते हैं कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906 में। फिर कलकत्ता सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये किससे रिलेटेड होता है? स्वराज से। ठीक है, याद रखना है ये किससे रिलेटेड है? स्वराज से। तो दिसंबर 1906 में कलकत्ता में तो INC अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी यहाँ पे एडॉप्ट किया जाता है इस सेशन में स्वराज को एज ए गोल ऑफ इंडिया एज ए गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि स्वराज को कब अडॉप्ट किया गया था एज ए गोल ऑफ इंडियन पीपल, या स्वराज कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1906 में किया गया था। इस टाइम लीडरशिप किसके पास था? तो दादा भाई नौरोजी के पास लीडरशिप था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में हुआ था। देन नौरोजी इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ INC वॉज सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया था कि गोल क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सेल्फ गवर्नमेंट। हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, लाइक यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि UK में हमें देखने के लिए मिलता है, उस तरीके से ही हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, और डिफरेंसेस जो था बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स स्पेशली रिगार्डिंग द pace of the movement and the techniques of struggle to be adopted came to head in 1907 at Surat session of the Congress where the party split with serious consequences for the स्वदेशी movement। तो हुआ क्या? यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का थॉट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिला। ठीक है, तो मॉडरेट जो है थोड़े से स्लो पेस में चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा वायलेंट होना चाहिए, दूर तक होना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के थॉट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा था। और इस थॉट में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे स्प्लिट होता है। ठीक है, सूरत में स्प्लिट हो जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है कि बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, INC हम देखें तो इस टाइम पे। तो देखते हैं 1907 में फिर क्या होता है। तो यहीं पे हम देख पाते हैं कि 1906 से ही यहाँ पे थॉट में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और इसी वजह से 1907 में INC स्प्लिट हो जाता है दो ग्रुप में। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। कहाँ पे? सूरत सेशन 1907 में। ये कहाँ पे हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी, तापी नदी के बैंक के पास हुआ था। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट को लीड कौन कर रहा था? तो अगर हम देखें एक्सट्रीमिज्म में एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे, तो तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल। एंड मॉडरेट्स को कौन लीड कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मॉडरेट्स को लीड किया जा रहा था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जो है ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, फिर सूरत सेशन में क्या होता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डेलीगेट्स ऑफ कांग्रेस मेट इन एन एटमोस्फेयर सरचार्ज्ड विद एन एक्साइटमेंट एंड एंगर। तो ये लोग जो मिलते हैं सूरत सेशन में तो बहुत ही गुस्से के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ उनको लगता है कि ये सब इनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करना या थॉट नहीं मिलना, ये सब कुछ हो रहा था, तो नाराज थे काफ़ी। The suddenness of Surat fiasco took the extremist leader by surprise and they offered their cooperation, ठीक है, to the working committee of the Congress by accepting presidency of Raj Bihari Ghosh, but the moderates would not relent as they found themselves on the firm ground। तो समझते हैं यहाँ पे आखिर क्या चीज़ हो रहा था। यहाँ पे तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर मेन कॉज क्या था। तो मेन कॉज ये था, मेथड को लेकर एक तो इशू था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है नेशन वाइड होना चाहिए। मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं ये बंगाल तक ही रहना चाहिए ताकि अवॉइड हो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ब्रिटिश के साथ नहीं हो। अगर हम पूरा ऑल इंडिया में चलाएंगे तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। ठीक है, देन लीडरशिप को लेकर के भी यहाँ पे कुछ इशू देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, क्या देखने के लिए मिल रहा था? लीडरशिप को लेकर के भी इशू देखने के लिए मिल रहा था।
तो एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक इनमें से कोई प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट का कहना था कि उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, रास बिहारी घोष को जो है क्या बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ठीक है। और वेन्यू अगर देखें तो जो सेशन था ये ओरिजिनली होना था नागपुर में। ठीक है, अगर नागपुर में होता तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता, लेकिन इसको जो है शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया था, सूरत में कर दिया गया था। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के इशू इनके बीच हुआ और यहाँ पे हमें सूरत स्प्लिट देखने के लिए मिला इन सारी इशूज़ की वजह से। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंटशिप दिया गया। देन फिर जब यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ, इनके बीच जब स्प्लिट हुआ तो फिर गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिला। उन्होंने देखा कि अरे ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने लॉन्च किया एक मैसिव अटैक जो है एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। ठीक है, उनको लगा कि ठीक है अब ये तो अलग हो गए हैं, तो इनको फ़ायदा देखने के लिए मिला कि अब इन्होंने मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। ठीक है, कैसे, बाय सप्रेसिंग द न्यूज़पेपर एंड अरेस्टिंग देयर मेन लीडर। तो न्यूज़पेपर जो वो लिखते थे उनको सप्रेस कर दिया गया और जो मेन लीडर थे जैसे कि तिलक, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको भेज दिया गया मंडाले जेल बर्मा में 6 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी और टू सस्टेन द मूवमेंट। अब हुआ क्या, जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट चले गए तो क्या मॉडरेट्स भी अकेले कर पाए, उनको भी जो है इशू हो रहा था। ठीक है, वो भी इफेक्टिवली वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। देन यहाँ पे क्या होता है कि उनके टॉर्चर के बाद जो अरविंदो घोष है वो जो है गिव अप पॉलिटिक्स से ही गिव अप कर देते हैं और पौंडीचेरी चले जाते हैं। देन बिपिन चंद्र पाल जो है वो भी पॉलिटिक्स टेम्परेरी छोड़ देते हैं। लाला लाजपत राय जो है ब्रिटेन चले जाते हैं और 1908 में जो है पूरा अगर देखें तो नेशनल मूवमेंट जो है होल डिक्लाइन पे चला जाता है। मतलब जब तक यूनिटी था कांग्रेस के अंदर तब तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और फिर जब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि जब यहाँ स्प्लिट हुआ सूरत में, ठीक है, सूरत में जब स्प्लिट हुआ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, तो फिर उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को बहुत टॉर्चर किया अपॉर्चुनिटी देख के। तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इसको तो स्पेक्ट्रम में काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ पे हम काफ़ी शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, पर इसके पीछे ये बैकग्राउंड रहता है। देन देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का। तो यहाँ क्या होता है, Morley Minto reforms were introduced in 1909 during the period when Lord Minto was viceroy। तो अभी वाइसरॉय कौन थे, यहाँ पे वाइसरॉय के पद पे थे लॉर्ड मिंटो और ये लाया जाता है 1909 में। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना, ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर ले कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का। ठीक है, बिसाइड्स अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, तो ये भी था सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। ठीक है, देन द गवर्नमेंट देयर बाय शॉट टू क्रिएट अ रिफ्ट विद इन द कांग्रेस बाय विनिंग द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, ऑन द वन हैंड एंड फेवर ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज ऑन द अदर। तो ये क्या कर रहे थे, ये गेम किस तरीके से प्ले कर रहे थे, एक तरीके से तो ऐसा लग रहा था कि ये मॉडरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे तरीके से ये जो है मुस्लिम्स को फेवर कर रहे थे अगेंस्ट हिंदूज। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम को फेवर कर रहे थे, लेकिन अगेंस्ट हिंदूज फेवर कर रहे थे। चाहते थे ये कि कम्युनल डिवाइड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लड़ाना चाहते थे। ठीक है, टू अचीव लेटर ऑब्जेक्टिव द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। फिर क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लाया गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना जरूरी है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुस्लिम्स जो है, अगर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है तो मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कोई भी कैंडिडेट, सपोज कोई भी है किसी भी कास्ट से, तो इसको कोई भी वोट देता है। ठीक है, आम पब्लिक जनता जो भी है, कोई भी इसको कुछ भी वोट दे सकता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कौन से कास्ट का है, क्या है, कोई भी वोट दे सकता है। तो ये होता है जॉइंट इलेक्टोरेट। और अब समझते हैं, जैसे ये कैंडिडेट मुस्लिम है और ये इलेक्शन में खड़ा हुआ और इसको जो वोट देगा वो भी मुस्लिम ही होंगे, इसमें हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, क्रिश्चियन वोट नहीं देंगे या कोई और कास्ट वोट नहीं देंगे। तो इसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। और जब किसी भी कास्ट के लोग वोट दे सकते हैं उसको कहा जाता है जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया कि वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम नहीं होंगे बल्कि वोट करने वाले भी मुस्लिम होंगे।
तो इसमें क्या हुआ फिर, दिस वॉज डन टू इनकरेज द नोशन दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर सेपरेट नॉट कॉमन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए करी गई ताकि यहाँ पे और डिवाइड किया जा सके कि यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट जो है हिंदूज और मुस्लिम्स का क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। देन इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स वर हाउएवर डिससेटिस्फाइड बाय दीज रिफॉर्म्स। तो जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे ये डिससेटिस्फाइड थे इन सारे रिफॉर्म्स थे, इन सारे रिफॉर्म्स से, ठीक है। इनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। लेकिन ये आता है, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से क्या आता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट आता है मुस्लिम्स के लिए 1909 पे, और इस टाइम वाइसरॉय होते हैं कौन, मिंटो, ठीक है, वाइसरॉय होते हैं मिंटो। तो इसीलिए जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। और मॉर्ले कौन होते हैं, तो वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं होम रूल मूवमेंट 1915 टू 16। देन बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, होम रूल लीग मूवमेंट को डिटेल में देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने फाउंड किया इंडियन होम रूल लीग पुणे में, कब, 28 अप्रैल 1916 में। देन एनी बेसेंट भी इंस्पायर थी आयरिश रेबेलियन से, और इन्होंने स्टार्ट किया होम रूल मूवमेंट इंडिया में सितंबर में। तो पहले जो है तिलक का होम रूल लीग आता है पुणे में 1916 में, 28 अप्रैल में। देन सितंबर में आता है 1916 में किसका, एनी बेसेंट का। और ये मूवमेंट जो है फिर स्प्रेड होता है रैपिडली, और ब्रांच जो है होम रूल लीग का इस्टेब्लिश किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक जो है होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, और उन्होंने जो है ही जॉइंट फोर्सेस विथ एनी बेसेंट के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, और वो जो है परसुएड भी करते हैं मुस्लिम लीग को भी कहते हैं कि हाँ वो भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करे। और 1920 में फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रखा जाता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वराज्य सभा किसका नाम रखा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो होम रूल मूवमेंट जो है 1915 टू 16 में बाल गंगाधर तिलक ने फाउंड किया था, ठीक है, पुणे में सबसे पहले। देन एनी बेसेंट ने भी किया था, और एनी बेसेंट इंस्पायर्ड थे आयरिश रेबेलियन से, और उन्होंने स्टार्ट किया होम रूल मूवमेंट जो है सितंबर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें कि उन्होंने जो है परसुएड किया था कि मुस्लिम लीग भी जो है सपोर्ट करे होम रूल लीग को। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है, या कांग्रेस लीग पैक्ट 1916 का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है, इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लखनऊ में ये लखनऊ पैक्ट कहाँ होता है, लखनऊ में होता है, 1916 में होता है, इसीलिए लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया। तो अब हुआ क्या कि एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग जो है मुस्लिम्स के अंदर भी जनरेट होने लगा फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की, ठीक है। जब ब्रिटेन ने टर्की से भी वॉर जो है स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है इनके अंदर भी स्टार्ट होने लग गया। तो यहाँ कुछ रीजन था जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1911 में इन्होंने क्या किया था, 1905 में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन 1911 में इन्होंने जो ये पार्टीशन किया था इसको एनल कर दिया, हटा दिया, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, एनल कर दिया। देन ये जो बाल्कन वॉर और टर्की के साथ जो वॉर हो रहा था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर उस टाइम हुआ करता था टर्की, तो इसको जो है स्वॉर्ड ऑफ द इस्लाम की तरह देखा जाता था। और जो वो सुल्तान थे वो कौन थे, रिलीजियस लीडर की तरह देखा जाता था। तो जब ब्रिटिश लड़ने लगे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, जो ठीक है, इन बाल्कन वॉर्स लेटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो फिर क्या हुआ कि मुस्लिम को ऐसा लगा कि ब्रिटिश जो है अटैक कर रहे हैं उनके रिलीजन को, इसीलिए एंटी ब्रिटिश जो है सेंटिमेंट उनके अंदर भी आने लगा। और कुछ जो नए जनरेशन के रेडिकल मुस्लिम लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और अली ब्रदर और मौलाना आज़ाद, तो ये जो है एक तरीके से बिगिन टू फेवर अ मोर नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल स्टैंस जो है इन लोगों के अंदर अब आने लगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये सब कुछ रीज़न बना, तो जिसके वजह से जो अब तक जो मुस्लिम लीग था वो क्या था कि ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तो अब उनके अंदर भी एंटी ब्रिटिश फीलिंग आने लग गया कि एक तो आप बाल्कन वार है, देन आपने एनल कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अब मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में यूनिटी देखने के लिए मिला, और बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने क्या किया, सेशन उन्होंने हेल्ड किया कहाँ पे, लखनऊ में 1916 में, और उन्होंने कंक्लूड किया फेमस लखनऊ पैक्ट को। और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया जो सेपरेट इलेक्टोरेट था दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है,
कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट किया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, मुस्लिम्स को जो दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 को, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने फिर क्या किया कि जॉइंटली इन्होंने डिमांड किया डोमिनियन स्टेटस जो है कंट्री के लिए। और जैसे ही फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिला, ठीक है, अलार्म द ब्रिटिश एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस इट्स फ्यूचर पॉलिसी। अब लगा इनको कि अरे फिर से इनके अंदर कुछ यूनिटी देखने के लिए मिल रहा है, तो इन्होंने फिर से अपना जो है फ्यूचर पॉलिसी अनाउंस किया। 1916 में ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस किया, जहां पे उन्होंने क्या कहा कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस वाज इन गवर्नमेंट इंक्रीज, की इंडियन का एसोसिएशन जो है गवर्नमेंट में बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लोग गवर्नमेंट में होंगे, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का। देन आता है मॉन्टेगो डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में, और इसमें कहा गया कि जो कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नमेंट है इसको ट्रांसफर किया जाएगा धीरे धीरे इंडियन लोगों के पास, ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया के लोग चलाना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन लोगों को हम गवर्नमेंट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सब अब क्यों करने लगे, क्योंकि इनको लगा कि अरे ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिल रहा है लखनऊ पैक्ट में, इसकी वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। अब देखते हैं इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, देन प्लेस, देन ईयर, देन फाउंडर का नाम आपको याद रख सकते हैं। तो व्यायाम मंडला, प्लेस कहाँ पे, पूना में, ईयर 1896 टू 97, फाउंडर चापेकर ब्रदर्स। देन मित्र मेला, प्लेस नासिक में, लेटर बाद में पूना में होता है, 1901 में सावरकर ब्रदर्स। देन अनुशीलन समिति, ठीक है, प्लेस मिदनापुर, ईयर 1902 में परमथ नाथ मित्रा, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो अभिनव भारत, प्लेस पूना में, ईयर 1904 में, और फाउंडर विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमने देखा और भी है तो ध्यान देते हैं। व्यायाम मंडला पूना में, ईयर 1896 टू 97, फाउंडर चापेकर ब्रदर। देन मित्र मेला नासिक में, सावरकर ब्रदर 1901 में। देन अनुशीलन समिति मिदनापुर में, प्रमथ नाथ मित्रा। देन अभिनव भारत पुणे में, विनायक दामोदर सावरकर, जो यहाँ पे सावरकर ब्रदर मित्र मेल लाया था, तो अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। देन नेक्स्ट अगर और हम देखें तो स्वदेश बंधव समिति वारिसल में 1905 में अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। देन अनुशीलन समिति ढाका में 1907 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। देन भारत माता सोसाइटी पंजाब में 1907 में अजीत सिंह सूफी अंबा प्रसाद के द्वारा। देन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी HRA, ठीक है, कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सयाल के द्वारा। फाउंडर कौन थे, सचिंद्र नाथ सयाल। देन भारत नौजवान सभा, देन प्लेस कहाँ, लाहौर में, ईयर 1926, और भारत नौजवान सभा के फाउंडर भगत सिंह। देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, और प्लेस दिल्ली 1928, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो HRA को सचिंद्र नाथ सयाल के द्वारा और HSRA को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यायाम मंडला पूना में चापेकर ब्रदर, ये सबसे पहले क्या देखने के लिए मिल रहा है 1896 से 1907 में। देन मित्रा मेला नासिक में 1901 में, सावरकर ब्रदर। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902, राम प्रमथ नाथ मित्रा। देन अभिनव भारत पुणे में 1904, वीडी सावरकर, ठीक है। देन स्वदेश बंधव समिति वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त 1905, अनुशीलन समिति ढाका में 1907 पुलिन बिहारी दास। भारत माता सोसाइटी पंजाब में अजीत सिंह सूफी अंबा प्रसाद, ये भी 1907 में। देन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी HRA कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सयाल। भारत नौजवान सभा लाहौर में 1926 में भगत सिंह। देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। एक दो बार आप इस तरीके से खुद भी बोल लीजिए, मैंने मेहनत करके मैंने खुद 2 बार बोल दिया, आप एटलीस्ट 2-3 बार जो है ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, ताकि अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आपका एटलीस्ट जो है सही हो जाए, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड। तो ये तो हमने देखा इंडिया में, इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। अब हम देखते हैं कि इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड में क्या क्या था, बाहर क्या क्या था। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस जो है लंदन में था, 1904 में इसको
जो है फाउंड किया गया था। और फाउंडर कौन है? श्यामाजी कृष्णा वर्मा। श्यामाजी कृष्णा वर्मा 1904 में इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो ये सबसे जो है पुराना हमें देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल रहा है इंडिया होम रूल जो है सोसाइटी। देन अभिनव भारत, ठीक है, लंदन में 1906 में विक्रम दामोदर सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत लंदन में भी। देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया यूएसए में 1907 में तारक नाथ दास। देन गदर पार्टी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल। देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बर्लिन में जर्मनी में 1914 में लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, लाला हरदयाल और कौन? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है ये वाला श्यामाजी कृष्णा वर्मा का आप नहीं भूल सकते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में है 1904 में, अभिनव भारत लंदन में वीडी सावरकर के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास इंपॉर्टेंट है। देन गदर पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है। तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यहाँ पे भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जर्मनी में था बर्लिन में, यहाँ पे लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। देन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट काबुल में राजा महेंद्र प्रताप। सो अब रेवोल्यूशनरी इवेंट्स और केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? नेम ऑफ द इवेंट्स और कॉज, प्लेस, ईयर और एक्यूज्ड कौन थे। तो मर्डर ऑफ रैंड एंड एमहेरिस्ट, प्लेग कमिश्नर्स थे ये, पूना में, ठीक है। प्लेस कहाँ? पूना में 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। एक्यूज थे चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्णा चापेकर्स, ठीक है। देन अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड, ठीक है, ये एक विंडिक्टिव जज थे मुजफ्फरपुर में 1908 में, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक्यूज थे। देन नेक्स्ट देखते हैं मानिकतोला कलकत्ता एंड अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। तो प्लेस कहाँ है? मानिकतोला में, कलकत्ता, अलीपुर में, कोलकाता में ही ये सारा प्लेस है, मानिकतोला, अलीपुर। 1908 में अरविंदो घोष एक्यूज थे। देन मर्डर ऑफ जैक्शन, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, 1909 में एक्यूज्ड अनंत करकरे। देन मर्डर ऑफ कर्जन वाइली लंदन में 1909 में, मदन लाल ढिंगरा, याद रखना है, मदन लाल ढिंगरा एक्यूज थे जो है कर्जन वाइली के मर्डर के लिए। देन अटेम्प्ट टू मर्डर, हार्डिंग का मर्डर करने की कोशिश की गई थी, इनको मारने की कोशिश की गई थी, ये वाइसरॉय थे, दिल्ली बॉम्ब केस, ठीक है, दिल्ली में 1912 में। इसमें कौन थे एक्यूज? रास बिहारी बोस और बसंत कुमार। देन काकोरी ट्रेन डकैती केस, काकोरी स्टेशन कहाँ है? लखनऊ में, सहारनपुर डिवीजन में काकोरी। और 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफकुल्ला खां, ठीक है। देन मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, एएसपी थे ये लाहौर के, लाहौर में भगत सिंह एक्यूज थे 1928 में। देन 1929 में असेंबली बॉम्ब केस होता है दिल्ली का, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है एक्यूज्ड होते हैं, ठीक है। देन और कुछ अगर इंपॉर्टेंट हम देखें तो चित्तागोंग आर्मरी डकैती, प्लेस कहाँ है? चित्तागोंग में, 1930 में एक्यूज्ड सूर्य सेन, ठीक है। देन मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर लंदन में 1940 में, उद्धम सिंह एक्यूज थे। तो याद रखना है उद्धम सिंह किससे रिलेटेड है? मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर से। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा लंदन में मर्डर किसका? मर्डन कर्जन वाइली का 1909 में मदन लाल ढिंगरा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मदन लाल ढिंगरा और यहाँ पे उद्धम सिंह 1940 में, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, अब होता है स्टार्ट गांधीयन एरा का, दैट इज 1917 से 47। तो 1917 से 47 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखते हैं। तो महात्मा गांधी का टाइमलाइन क्या है? 1869 से 1948 तक। तो क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इन साउथ अफ्रीका 1893 टू 1914 इनका टाइमलाइन था। तो गांधी जी का पूरा टाइमलाइन अगर हम देखें, 1869 को इनका बर्थ होता है, देन 1948 तक, ठीक है, 1869 टू 1948। तो इनका टाइमलाइन साउथ अफ्रीका में देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1893 से 1914 में। तो यहाँ पे क्या होता है? 1893 में डिपार्चर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे जाके वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके साथ तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रंग भेद हो रहा है, वेरियस फॉर्म्स का। फेमस इंसिडेंट्स अगर वहाँ पे देखें तो गांधी जी को जो है, गांधी जी वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एट पीटर
पीटर मारिटाबर्ग स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनको जो है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से फेंक दिया जाता है बाहर। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है। ये कब होता है? 7 जून को। देन 1894 में फाउंडेशन ऑफ नेटाल इंडियन कांग्रेस, देन उन्होंने फाउंड किया नेटाल इंडियन कांग्रेस को। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये सारी चीज़ें अभी साउथ अफ्रीका में ही हो रहा है। देन 1899 में उन्होंने फाउंड किया इंडियन एम्बुलेंस कोर। ठीक है, ड्यूरिंग बोयर्स वॉर, बोयर वॉर के टाइम में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर को फाउंड किया। देन 1904 में उन्होंने फाउंड किया इंडियन ओपिनियन, और ये इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन था। और फोनिक्स फार्म, ठीक है, फोनिक्स में नियर डरबन, तो डरबन के पास फोनिक्स फार्म को वो फाउंड करते हैं। तो सबसे पहले नेटाल इंडियन कांग्रेस, देन इंडियन एम्बुलेंस कोर बोयर वॉर के टाइम पे, देन इंडियन ओपिनियन मैगजीन को फाउंड करते हैं, और फोनिक्स फार्म को फोनिक्स में डरबन के पास फाउंड करते हैं। देन 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह होता है अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। तो ये याद रखना है कि एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो है होता है कहाँ पे? ट्रांसवाल में। और उसके लिए गांधी जी क्या करते हैं? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी फर्स्ट सत्याग्रह अपना प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। किसके खिलाफ? एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। तो आपका काम ये है कि आप यहाँ पे जाके इसको चेक करें कि आखिर ये है क्या। एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो है ट्रांसवाल में क्या होता है एशियाटिक ऑर्डिनेंस, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। देन 1907 में, ठीक है, सत्याग्रह होता है अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियन। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देखने के लिए मिलता है। एशियन के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, पासेस दिया जाता था। तो ठीक है, इसको क्या कहा गया? द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवाल। इसको क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। ठीक है, ट्रांसवाल में। तो यहाँ पे सत्याग्रह किया गया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो है ट्रांसवाल में उसके खिलाफ सत्याग्रह किया गया। देन 1908 में ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट जोहान्सबर्ग जेल में। ठीक है, फर्स्ट जेल टर्म इनका कहाँ पे होता है? साउथ अफ्रीका में ही होता है। देन 1910 में फाउंडेशन ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म, फिर वो लेटर ऑन क्या करते हैं? टॉल्स्टॉय फार्म को फाउंड करते हैं। ठीक है, लेटर गांधीयन आश्रम बनता है ये जोहान्सबर्ग के पास। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। देन 1913 में सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस इन केप टाउन। तो क्या हुआ था कि नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को डी रिकॉग्नाइज करते थे। तो जो भी इंडियंस है या और कोई है तो उनके मैरिज को क्या किया जा रहा था? केप टाउन के पास डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। तो इसीलिए फिर वो वहाँ सत्याग्रह करते कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं चलेगा। द 1914 में वो साउथ अफ्रीका को हमेशा छोड़ के आ जाते हैं इंडिया वापस, और उन्हें टाइटल मिलता है केसरे हिंद। ठीक है, क्यों? फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोयर वॉर। तो बोयर वॉर के टाइम में जो उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर को रेज किया था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उनको जो है केसरे हिंद का टाइटल मिलता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ कुछ फैक्ट हमने पढ़ा इसको आप फिर से ध्यान से देखें। सबसे पहले नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में ही। देन 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कोर, इंडियन ओपिनियन गांधी जी की मैगजीन है। फोनिक्स फार्म गांधी जी ने किया था। ठीक है, फाउंड। देन एशियाटिक ऑर्डिनेंस, इसके अगेंस्ट जो है सत्याग्रह किया था। देन ब्लैक एक्ट जो है मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस को लेकर के गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। फिर उनको फर्स्ट जेल टर्म जोहान्सबर्ग में ही मिलता है अफ्रीका में, और फिर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म को फाउंड किया। देन जो है उनको केसरे हिंद का टाइटल भी मिलता है बोयर्स वॉर के लिए। तो नेटाल, देन इंडियन एम्बुलेंस, ओपिनियन मैगजीन, फोनिक्स फार्म, और सबसे लास्ट में टॉल्स्टॉय फार्म। याद रहेगा आपको इतनी चीज़ें। अब देखते हैं गांधी जी अब इंडिया आते हैं और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होता है। तो 1915 से 1948 तक का देखते हैं। 1915 में ये बॉम्बे आते हैं। कहाँ आते हैं? बॉम्बे आते हैं ऑन 9 जन 1950। ठीक है, तो ये बॉम्बे आते हैं 9 जनवरी को 1950 में, और फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम। देन क्या करते हैं? फाउंड करते हैं सत्याग्रह आश्रम को एट कोचरब नियर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का जो आश्रम हमें देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले गांधी जी इसी को फाउंड करते हैं।
ठीक है 20 मई को। और इन 1917 आश्रम शिफ्टेड एट द बैंक्स ऑफ साबरमती, और बाद में इस आश्रम को साबरमती नदी के बैंक के पास जो है शिफ्ट किया जाता है। फिर वो ऑल इंडिया टूर करते हैं। तो ऑल इंडिया टूर किनके कहने पे करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वो ऑल इंडिया टूर करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना गांधी जी कहाँ आते हैं? सबसे पहले बॉम्बे में आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये सत्याग्रह आश्रम फाउंड करते हैं कोचरब जो है अहमदाबाद के पास, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है साबरमती के बैंक के पास, ठीक है। देन 1916 में वो डिलीवर करते हैं स्पीच, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। तो याद रखना है कि गांधी जी क्या करते हैं? एक स्पीच डिलीवर करते हैं जब ओपनिंग सेरेमनी होता है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी का BHU का 4 फेब में, ठीक है। और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायर करते हैं। दो उन्होंने अटेंड किया था लखनऊ सेशन INC का, जो कि जो है 26 to 30 दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। वहीं पे जो राजकुमार शुक्ला थे, एक कल्टीवेटर थे बिहार से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो चंपारण आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहला गांधी जी का हमें प्रेजेंस कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? तो उन्होंने एक स्पीच दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर भी कर लिया था, और उन्होंने अटेंड भी किया था किसका? लखनऊ सेशन को अटेंड किया था INC का, ठीक है। और जहाँ पे ही राजकुमार शुक्ला एक कल्टीवेटर थे बिहार के, उन्होंने कहा कि चंपारण में प्रॉब्लम है, आपको चंपारण आना चाहिए, ठीक है। चंपारण आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। देन 1917 में गांधी जी ने एंटर किया एक्टिव पॉलिटिक्स में विद चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, विद चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस ग्रीवांसेस ऑफ कल्टीवेटर्स, की कल्टीवेटर्स को जो भी प्रॉब्लम था उसको रिड्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको ऑपरेस किया जा रहा, जो कल्टीवेटर्स थे उनको ऑपरेस किया जा रहा था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, ठीक है, अप्रैल 1917 में। देन चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का क्या था? ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो याद रखना है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट CDM था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का क्या था? चंपारण सत्याग्रह। देन फिर 1918 में क्या होता है देखते हैं। इन फरवरी 1980 गांधी जी लॉन्च स्ट्रगल इन अहमदाबाद। तो फरवरी 1918 में गांधी जी लॉन्च करते हैं स्ट्रगल अहमदाबाद में, विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ होता है हंगर स्ट्राइक, ठीक है। गांधी जी क्या यूज़ करते हैं? हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज़ करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गांधी ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्रगल, ठीक है। तो ये पहली बार गांधी जी के द्वारा यूज़ किया जाता है अहमदाबाद स्ट्रगल के टाइम में। और मार्च 1918 में गांधी वर्कड फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। फिर क्या होता है कि गांधी जी जो है खेड़ा के पीजेंट्स के लिए भी वर्क करते हैं गुजरात में, जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे इन पेइंग द रेंट ओनिंग टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, कि इनका क्रॉप फेलियर हो गया था, फिर भी इनसे जो है अच्छा खासा जो है रेंट मांगा जा रहा था। तो खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1917 में और 1918 में क्या होता है? तो 1917 में क्या होता है? चंपारण कैंपेन होता है। गांधी जी जो है बिहार आते हैं और इंडिगो प्लांटर्स को, जो इंडिगो प्लांटर्स क्या कर रहे थे? ऑपरेस्ट कर रहे थे बिहार के कल्टीवेटर्स को, ठीक है। तो फिर उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, उनके परेशानी को हल करने के लिए गांधी जी कहाँ आते हैं? बिहार आते हैं। और ये होता है फर्स्ट CDM, ये याद रखना है, फर्स्ट CDM होता है, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं पे होता है। देन गांधी जी जो है फिर लॉन्च करते हैं स्ट्रगल अहमदाबाद में, जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए वो स्ट्रगल लॉन्च करते हैं। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक को वेपन की तरह यूज़ किया जाता है अहमदाबाद स्ट्रगल में। देन गांधी जी वर्क करते हैं कि पीजेंट्स ऑफ खेड़ा के लिए, ठीक है। तो जो खेड़ा में पीजेंट्स होते हैं उनके लिए गांधी जी वर्क करते हैं, और ये होता है फर्स्ट NCM, ठीक है। तो खेड़ा क्या हो गया? फर्स्ट NCM हो गया। चंपारण फर्स्ट CDM हो गया। और ये अहमदाबाद वाला जो मिल स्ट्राइक होता है ये हो गया हंगर स्ट्राइक, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। फिर 1919 में गांधी जी जो है फिर से यहाँ पे सत्याग्रह देखने के लिए मिलता है अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो 1919 में कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट की वजह से सत्याग्रह होता है, ठीक है। कब? ऑन अप्रैल 6, 1919। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, अप्रैल 6, 1919। एंड टुक द कमांड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। अगर पूछा जाए कि ये तो हमने देखा कि ये अलग अलग रीजन
रीजनल जगह में हो रहा था, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट जो है देखने के लिए मिलता है हमें 1919 में, और गांधी जी ने इस टाइम रिटर्न कर दिया जो केसरे हिंद का गोल्ड मेडल था वो भी गांधी जी ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो इतना मैसेकर होता है, इतने लोगों को, निहत्ते लोगों को मार दिया जाता है, कब, अप्रैल 13 1919 में। तो गांधी जी ने कहा कि अपना केसरे हिंद का टाइटल तुम अपने पास रखो, ठीक है। देन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट किया जाता है गांधी जी को एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, 1919 दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट की अगर बात करी जाएगी तो ये फिर होगा कौन सा मूवमेंट, तो ये इसी टाइम पे रॉलेट एक्ट के टाइम पे जो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ये मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। देन अब देखते हैं 1920 टू 22 में क्या होता है। गांधी जी लीड करते हैं नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को अगस्त 1 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक, और गांधी जी कॉल ऑफ करते हैं मूवमेंट को फरवरी 12 1922 में, ठीक है। तो 1920 में शुरू करते हैं और फरवरी जो है 22 1920 में इस मूवमेंट को गांधी जी बंद कर देते हैं, क्योंकि वॉयलेंट इंसिडेंट होता है चौरा चौरी में फरवरी 5 को, ठीक है, 1922 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स अंडर गांधी जी। तो होता क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स मूवमेंट गांधी जी के अंदर होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। देन 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका सेशन आईएनसी का, फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गांधी जी जो है यहाँ पे इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस में हमें ज़्यादा टाइम गांधी जी का देखने नहीं मिलता है, एक ही बार वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के रूप में, पहली और आखिरी बार, ठीक है, कहाँ पे, बेलगांव में, कर्नाटका सेशन। तो इसीलिए ये बेलगांव और कर्नाटका सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी थे। देन 1925 से 27 में गांधी जी फिर से रिटायर हो जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया आने के बाद अब ये पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में लग जाते हैं, ठीक है, ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लग जाते हैं और फिर दोबारा ये पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं 1927 में। तो इस टाइम जब ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लग जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या होता है, जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, हरिजन के लिए मूवमेंट या और कुछ चीज़ें, या मतलब कि सेल्फ रिलायंस वगैरह, तो ये सब कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है गांधी जी उस टाइम पे डिवोट कर दिया था अपना टाइम इन्हीं सब प्रोग्राम्स में। देन फिर देखते हैं 1930 से 34 में गांधी जी लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ हिज डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे होता है। फर्स्ट फेज अगर देखें तो मार्च 12 से मार्च 5 तक होता है, ठीक है, मार्च 12 में स्टार्ट होता है ये 1930 में, और फिर मार्च 5, ठीक है, 1931 तक ये जो है चलता है, ठीक है। देन गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च 5 1931 को। तो कब होता है, कब बंद होता है, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तब ये बंद होता है, ठीक है। देन गांधी अटेंड करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गांधी जी जाते हैं लंदन में, अटेंड करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। देन सितंबर 7 से दिसंबर 1 1931 फिर सेकेंड फेज हमें देखने के लिए मिलता है जनवरी 3 1932 से अप्रैल 17 1934 तक। तो फिर से सेकेंड फेज भी लॉन्च किया जाता है, ठीक है, 1932 से लेकर 1934 तक, ये याद रखना है। तो गांधी जी लॉन्च क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में। फर्स्ट फेज अगर इसका देखें तो मार्च 12 1930 से मार्च 5 1931 तक चलता है, गांधी आयरविन पैक्ट तक चलता है। गांधी अटेंड करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में सोल रिप्रेजेंटेटिव के तरह, ठीक है। तो गांधी आयरविन पैक्ट में जब गांधी जी की कुछ बातें मान ली जाती है, देन जाके गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड करते हैं, ये बात याद रखना है, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तरह। फिर देन यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं, देन फिर यहाँ फिर से रिज्यूम कर दिया जाता है इस मूवमेंट को। देन 1934 से 39 में गांधी रिटायर करते हैं दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में और सेटअप करते हैं सेवाग्राम वर्ध आश्रम को, ठीक है, सेवाग्राम वर्धा आश्रम को ये जो है सेटअप करते हैं। देन 1930 तो याद रखना है सेवाग्राम कौन करते हैं, गांधी जी। देन 1939 में फिर से गांधी जी रिज्यूम करते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स को। 1940 से 41 में गांधी जी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट।
1942 में कॉल टू क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो फिर 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया था, डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम इंडिया को फ्री करें या इसी जो है या मर जाए, डू एंड डाई का जो है नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में। और गांधी एंड ऑल कांग्रेस लीडर को जो है यहाँ पे क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था तो सारे गांधी जी और सारे कांग्रेस लीडर को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो एक तरीके से लीडरलेस मूवमेंट चल रहा था। देन कुछ और भी यंग लीडर आए और उन्होंने संभाला, तो ये बात याद रखना है। अगस्त 9, 1942 को। देन 1942 से 44 गांधी केप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस। फिर इनको जो है क्या किया गया, 1942 में जब इनको भी अरेस्ट किया गया, फिर इनको आगा खान पैलेस में रखा गया जो कि पुणे में है, ठीक है। अगस्त 1942 से मई 1944 तक 44 तक इनको रखा गया। और इस टाइम पे जो है गांधी जी लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी। देन गांधी जी जो है, गांधी जी लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि कस्तूरबा गांधी जी की भी डेथ हो जाती है फरवरी 22, 1944 को। एंड प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसार, दिस वाज गांधीज लास्ट प्रिजन टर्म। तो ये गांधी जी का लास्ट प्रिजन टर्म ही रहता है, इसके बाद और गांधी जी प्रिजन में नहीं जाते हैं। तो गांधी जी की वाइफ और प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो 1945 से क्या होता है कि गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है कांग्रेस के ऊपर, तो ये अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है गांधी जी का इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं 1946 में क्या होता है, डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय ऑर्गी ऑफ कम्युनल वायलेंस एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी एज ए रिजल्ट मुस्लिम लीग्स डायरेक्ट एक्शन कॉल। तो क्या होता है, गांधी जी बहुत ही डीपली जो है डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनल वायलेंस उस टाइम बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना डायरेक्ट एक्शन कॉल जो है क्या कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। और गांधी जी उस टाइम ट्रैवल करते हैं नोआखली में, ईस्ट बंगाल में ये है अब, ठीक है, बांग्लादेश में। तो गांधी जी ट्रैवल करते हैं नोआखली में और लेटर कलकत्ता में जाते हैं कि रिस्टोर कर सके कम्युनल पीस को। नोआखली कहाँ है, ईस्ट बंगाल में। तो ये डीपली जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, जो भी उस टाइम पे कम्युनल वायलेंस हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन कॉल वो लेकर आए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन डे में वायलेंस देखने के लिए मिल रहा था। देन 1947 में गांधी जी डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन प्लान। तो गांधी जी को बिल्कुल भी पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन प्लान ये सब कुछ भी पसंद नहीं आया था। माउंटबेटन प्लान कब आता है, जून 3, 1947 को, वाइल स्टेइंग इन कलकत्ता टू रिस्टोर कम्युनल वायलेंस। और गांधी जी अभी भी जो है कम्युनल वायलेंस को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्जर्व्स कंप्लीट साइलेंस ऑन द डॉन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसीलिए वो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी थे ये कम्युनल वायलेंस को देख करके, ठीक है। हमें कब मिला इंडिपेंडेंस, अगस्त 15, 1947 को। और फिर गांधी जी सितंबर 1947 को कलकत्ता से दिल्ली वापस आते हैं। देन 1948 में गांधी जी को जो है मार दिया जाता है नाथूराम गोडसे के द्वारा, वाइल ऑन हिज वे टू द इवनिंग प्रेयर मीटिंग, ठीक है। इवनिंग प्रेयर मीटिंग के टाइम पे बिरला हाउस में नई दिल्ली में, ठीक है, जनवरी 30, 1948 को गांधी जी को मार दिया जाता है। ही डाइड विथ हे राम ऑन हिज लिप्स। और उनके लिप्स पे क्या होता है, वो हे राम कहते हैं। तो ये गांधी जी के बारे में पूरा टाइमलाइन हमने देखा। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। नोट क्या है यहाँ पे कि गांधी जी हैड सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस एंड कन्वर्टिंग इट इनटू लोक सेवक समाज। तो गांधी जी ने क्या सजेस्ट किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको वाइंड अप कर लो, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, और इसको कन्वर्ट कर दो लोक सेवक समाज के रूप में, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के बारे में फैक्ट कुछ। तो डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, गांधी जी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अक्टूबर 2, 1869, अक्टूबर 2, 1869, ठीक है। तो अक्टूबर 2 तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही हम गांधी जयंती मनाते आ रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2 एंड पोरबंदर, ठीक है, अक्टूबर 2, 1969 में कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में। देन हिज बर्थडे 2 अक्टूबर इज कमोमरेटेड इन इंडिया एज गांधी जयंती। तो हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल हॉलीडे एंड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और वर्ल्ड वाइड कैसे जाना जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ। तो ये आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर तो हम गांधी जयंती
स्मृति के रूप में मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। देन इनके फादर का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और मदर का नाम पुतली बाई। पॉलिटिकल गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड प्राइवेट सेक्रेटरी थे इनके महादेव देसाई। कौन थे गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी? महादेव देसाई, ठीक है। देन प्यारे लाल नायर, तो ये लोग जो है गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। देन अब नेक्स्ट देखते हैं लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन गांधी। तो लिटरेरी इन्फ्लुएंस क्या होता है गांधी जी पे? तो गांधी जी जो है जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इमर्सन, थोरियो, लियो टॉल्स्टॉय, बाइबल और गीता, इन सारे चीज़ों से लिटरेरी वर्क से गांधी जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। जॉन रस्किन्स का अनटू दिस लास्ट, ये याद रखना है। अनटू दिस लास्ट किसका था? जॉन रस्किन्स के द्वारा लिखा गया था। देन इमर्सन, थोरियो, लियो टॉल्स्टॉय, द बाइबल एंड द गीता। देन लिटरेरी वर्क्स गांधी जी के खुद के क्या थे? सर्वोदया 1908 में लिखते हैं। ट्रांसलेशन होता है ये अनटू द लास्ट का, ठीक है। ये जो अनटू द लास्ट वो पढ़ते हैं, तो अनटू दिस लास्ट का ट्रांसलेशन होता है गुजराती में। देन हिंद स्वराज लिखते हैं 1909 में। देन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं 1927 में, और रिवील करते हैं इन जो है इवेंट्स जो है गांधी जी के लाइफ का अप टू 1921 तक, ठीक है। तो यहाँ उनका लिटरेरी वर्क क्या है ये याद रखना है। सर्वोदया जो ट्रांसलेशन होता है अनटू दिस लास्ट का, ठीक है, गुजराती में। देन हिंद स्वराज, देन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी होता है जिसमें गांधी जी अपने लाइफ इवेंट को बताते हैं 1921 तक, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखना है। देन एज एन एडिटर, इंडियन ओपिनियन के एडिटर होते हैं 1903 से 15 में, इंग्लिश में और गुजराती में, ठीक है। और फॉर अ शॉर्ट पीरियड हिंदी और तमिल में भी जो है एज ए एडिटर एडिट करते हैं। देन हरिजन, ठीक है, हरिजन जो है 19 से 31 तक, ठीक है, इंग्लिश में और गुजराती में और हिंदी में। देन यंग इंडिया, इसके भी एडिटर होते हैं गांधी जी, इंग्लिश में, गुजराती में, और जो है नेम क्या रखा? नवजीवन। यंग इंडिया मतलब गुजराती और इंग्लिश में इसको जो है एडिट करते थे, और क्या नाम दिया? नवजीवन। देन अदर नेम्स अगर देखें तो उनका नाम क्या था? महात्मा, हाई सोल्ड और सेंट। महात्मा का मतलब होता है, और ये किसके द्वारा कहा गया? अदर नेम दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा जो है दिया गया। देन 1917 में मलंग बाबा या नंगा फकीर जो है नेकेड सेंट कहा गया था, ठीक है, बाय कबेलीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। उसके बाद 1930 में हाफ नेकेड सेंट, ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? अर्धनंग फकीर, इंडियन फकीर या ट्रेटर फकीर बाय विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये, ठीक है। देन राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्होंने जो है बापू भी कहा था। ये गुजराती टर्म है ऑफ इंडियरमेंट फॉर फादर, तो बापू कहा था उन्होंने। एंड गांधी जी तो है ही। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या टाइटल है उनका। सबसे पहले तो आपको जो है बुक और लिटरेरी वर्क, एडिटर वगैरह, इंडियन ओपिनियन गांधी जी से रिलेटेड, हरिजन गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। देन यंग इंडिया गांधी जी से रिलेटेड, ये आपको याद रखना चाहिए। देन यहाँ पे लिटरेरी वर्क में हम देख रहे हैं सर्वोदया, ट्रांसलेशन अनटू दिस लास्ट गुजराती में, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब कुछ जो है लिटरेरी वर्क्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेन इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन एरा। तो मेन इवेंट्स क्या क्या है देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, तो यहाँ पे क्या हुआ था? ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड, तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे एक सेडिशन कमेटी बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा 1918 में। और जस्टिस रॉलेट जो है उन्होंने कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन दिया कि किस तरीके से जो है सेडिशियस एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जाए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोला जा रहा है, तो सेडिशियस एक्टिविटीज़ को कैसे कर्व करें। देन रॉलेट एक्ट 1990 ने क्या दिया? एक अनब्रिडल पावर दिया, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पावर दिया किसको? गवर्नमेंट को, कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और इम्प्रिजन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये कुछ सेडिशियस हरकत कर रहा है तो बिना ट्रायल के, कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधा अरेस्ट करो, कि सीधा वो दोषी है उसको अरेस्ट करो, पनिश करो, ठीक है। और इसकी वजह से जो है एक ये वाला आपको याद रखना है कि आखिर क्यों हो रहा है रॉलेट एक्ट, तो क्योंकि इसकी वजह से कि इस एक्ट में क्या कहा गया कि अरेस्ट किया जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है सस्पेक्ट को बिना ट्रायल के। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है
कॉज करता है वेव ऑफ एंगर अमंग द पीपल इवन बिफोर द एक्ट वॉज पास। तो ये जैसे ही एक्ट पास भी नहीं हुआ था, लेकिन लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि आप सीधा डायरेक्टली जो है अरेस्ट कर लेंगे, किसी का ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, आप डायरेक्ट पनिशमेंट देंगे। देन इवन बिफोर द एक्ट was passed, popular agitation began against it। तो एजिटेशन स्टार्ट हो गया था और गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है इस एक्ट के खिलाफ लड़ा जाएगा, और उन्होंने क्या दिया, गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह। देन यहाँ सत्याग्रह स्टार्ट हुआ अप्रैल 6 1919 को। कब? अप्रैल 6 1919 को। ये वाला डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन कर लें इसको, अप्रैल 6 1990 को। देन ही वॉज अरेस्टेड ऑन अप्रैल 8 1919। देन उनको अरेस्ट कर लिया गया और इससे फिर ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गया एजिटेशन का। दिल्ली में, अहमदाबाद में, पंजाब में यहाँ और इंटेंसिफिकेशन देखने के लिए मिला। देन अब नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13 1919 को। तो यहाँ पे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को अप्रैल 10 1919 को, ठीक है, अंडर द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के अंदर जो है इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ये रॉलेट एक्ट पास करते हैं कि जो भी कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कुछ बोल रहा है तो वो सीडीसीएस है, तो उसको जो है क्या करो, उनको जो है अरेस्ट कर लो, ठीक है, इन कनेक्शन विथ सत्याग्रह, क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहे थे कि वो ये सब जो है गलत लॉ लाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ सत्याग्रह चल रहा था और इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है कि इनके वजह से जो है अनरेस्ट शुरू हो गया है पंजाब में, ये कह के, ठीक है। देन एक पब्लिक मीटिंग जो है होता है अप्रैल 13 1919 में एक पार्क में, ठीक है, वो कौन सा पार्क था? जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर में, जहाँ पे कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है इंक्लूडिंग विमेन चिल्ड्रेन जमा थे, इकट्ठा थे। देन बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट, अगर मीटिंग यहाँ शुरू ही होता, ठीक है, बेसिकली ये लोग बैठे थे वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग मिल करके, तो इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट होता तो जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी, ठीक है, डायर, मतलब जनरल डायर जो है क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट हैवी फायरिंग, कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग कर दिया जाता है, क्राउड के ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या था कि वहाँ से निकलने का सिर्फ एक जो है छोटा सा पैसेज था, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं था, और उसको भी वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ मैन विमेन चिल्ड्रन जो है मारे जाते हैं और मोर देन जो है 1200 लोग जो है वुंडेड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद एट दैट टाइम माइकल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इस टाइम माइकल ओ डायर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, ठीक है। और ये मैसेकर जो है एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है इंडो ब्रिटिश रिलेशन का, और इंस्पायर करता है पीपल टू एंड इंस्पायर द पीपल टू प्रोवाइड मोर अनरिलेंटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। तो इससे क्या हुआ, और भी लोगों के अंदर जो है और भी लोगों का खून खौल गया और फ्रीडम का मूवमेंट इंटेंसिफाई हो गया। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखे, सरदार उधम सिंह, तो ये एक इंडियन पैट्राइट थे पंजाब से, और ये फिर जो है माइकल ओ डायर को जो है लंदन में 1940 में मारते हैं, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे देखा था कि माइकल ओ डायर के डेथ, ठीक है, उधम सिंह जो है इनको मार देते हैं कब? 1940 में, क्योंकि ये जो है चश्मदीद गवाह होते हैं, वो बच्चे होते हैं उस टाइम पे, पर वो ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ये याद रखना है। द नेक्स्ट अगर हम मूव करें, खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 तक होता है। तो इसमें जो कैलिफ है, खलीफा, ठीक है, कैलिफ और खलीफा सुल्तान ऑफ टर्की वॉज लुक्ड अपॉन बाय मुस्लिम्स एज देयर रिलीजियस हेड। तो मुस्लिम्स को क्या लगता था कि जो है ये कौन है, हमारे रिलीजियस हेड है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ टर्की वॉज थ्रेटेंड, तो जब सेफ्टी और वेलफेयर टर्की का खतरे में आ जाता है, ब्रिटिश लोग इसको खतरे में ला देते हैं, और जो है कैलिफ का पोजीशन, खलीफा का पोजीशन क्या होता है, वीक हो जाता है। तो इंडियन मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड ब्रिटिश की तरफ। और अली ब्रदर्स जो होते हैं, ठीक है, अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली और शौकत अली ये लॉन्च करते हैं एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1920 में, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ताकि रीस्टोर किया जा सके खिलाफत को, ठीक है। देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इस मूवमेंट को लीड करते हैं और इसको सपोर्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और यहाँ हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिलता है। तो खिलाफत मूवमेंट कब होता है? 1920 से 1920 से 22 तक, ठीक है, 1922। तो जो है इसको लीड कौन कर रहे होते हैं? तो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली और गांधी जी और आईएनसी का इसमें सपोर्ट होता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और बेसिकली जो है एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड मुस्लिम्स का क्यों होता है? क्योंकि वो जो है सुल्तान ऑफ टर्की, जिनको कि वो अपना रिलीजियस हेड समझते थे, उनका भी सेफ्टी और वेलफेयर जो है टर्की का भी थ्रेटन हो जाता है, इसलिए।